ओके सो अभी तक हम लोगों ने आरसीएम पढ़ा था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और लेवी कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी पढ़ा था। तो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस सीजीएसटी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग को आगे बढ़ना है। हम लोग को आज पढ़ना है क्या, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है ऑलरेडी यूट्यूब पे, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। जीएसटी डे 16, सॉरी 16 एंड 17 वो है। अब जो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम आईजीएसटी की बात करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे शुरुआत में कि सीजीएसटी का एक सिंगल लॉ है, आईजीएसटी का एक सिंगल लॉ है, लेकिन एसजीएसटी चूंकि हर स्टेट का है तो हर स्टेट यूपी जीएसटी लॉ, बिहार जीएसटी, दैट इज यू, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट जीएसटी। तो जितने स्टेट उतने जीएसटी। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग आईजीएसटी लॉ की बात कर रहे हैं। तो आईजीएसटी लेविड किस पे होगा, आईजीएसटी कब चार्ज होगा, जब इंटर स्टेट सप्लाई होगा। जब दो स्टेट्स के बीच में या यूनियन टेरेटरीज के बीच में कोई सप्लाई हो रहा हो तो उसको हम वहाँ पे क्या लेवी होगा, वहाँ पे आईजीएसटी लेवी होगा। एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज हो सकती। ओके, नेक्स्ट, ए टैक्स रेट नो टू एक्सीड्स, नॉट टू एक्सीड होना चाहिए। ओके, नॉट टू एक्सीड कितना, 40% एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। तो ध्यान रखिएगा, टैक्स रेट आईजीएसटी किसी भी हालत में 40% से ज्यादा की नहीं हो सकती है। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में आईजीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना है, 28%। क्यों, सबको पता है ना, 28% मैक्सिमम आईजीएसटी है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, लॉ में फिलहाल बाउंड्री जो सेट की गई है वो कितनी, 40% की। कल को आईजीएसटी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 40%, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था सीजीएसटी लॉ में भी, तो सीजीएसटी लॉ में बताया 20% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर सॉरी अगर सीजीएसटी अगर 20% है तो यानी एसजीएसटी भी 20%, यानी मैक्सिमम 40%। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने लिए खुद के लिए लॉ बना रखा है, खुद के लिए बाउंड्री सेट कर रखी है कि कल को हम जीएसटी रेट हम लोग मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं तो 40%, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। हालांकि इस समय जो मैक्सिमम रेट है वो कितना है, 28% है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, टैक्स टू बी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड और सर्विसेज। जाहिर सी बात है, इम्पोर्ट अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वहां पे भी क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। कोई भी इम्पोर्ट, जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे इस समय जूम ऐप चला रहे हैं, तो ये जूम ऐप में सपोज करो मैं अगर जूम ऐप की अगर सर्विस लेता हूँ, मैं इसका अगर प्रो वर्जन लेता हूँ, तो उसके लिए मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। आपको पता है जूम ऐप का जो जो कंपनी है तो यूएस की है। तो मैं जब उसको पेमेंट करूँगा, दैट मीन्स मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ। इम्पोर्ट क्या कर रहा हूँ, इम्पोर्ट सर्विस कर रहा हूँ, है ना। और वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जीएसटी पे करनी पड़ेगी। बाकी आप लोगों ने शेड्यूल 2 पढ़ा था, ठीक है, जिसमें सॉरी शेड्यूल 1 था, उसमें शेड्यूल 1 नहीं था, सॉरी, सप्लाई के डेफिनेशन में ए पार्ट बी पार्ट था, जिसमें कहा गया था इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो, भले ही आपका बिजनेस हो या ना हो, अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करोगे देन यू हैव टू पे जीएसटी। ठीक है, यानी वो सप्लाई मानी जाएगी भले ही आप इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो या ना हो। तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के केस में जीएसटी आपको ही देनी पड़ेगी, क्योंकि आप इंपोर्ट जिससे भी करो वो तो बाहर का है, वो तो जीएसटी के दायरे में आता नहीं है इंडिया के। आप तो आते हो, आपको ही टैक्स देना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, पेट्रोलियम क्रूड, एचएसडी मतलब हाई स्पीड डीजल, डीजल को ही हाई स्पीड डीजल भी बोला जाता है, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल टू बी लेविड फ्रॉम डेट notification by the government on the recommendation of the council। बाकी सबको पता है पेट्रोलियम क्रूड, एचएसडी, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये जो पांचों चीजें हैं, ये पांचों चीजें जीएसटी लॉ के अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं, लेकिन इनके ऊपर जीएसटी कब से लगेगा ये अभी पेंडिंग है। तो जिस दिन भी जीएसटी काउंसिल इस चीज को डिसाइड करेगी उस दिन से लागू हो जाएगा। टैक्स टू बी पेड ऑन स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट अंडर द रिवर्स चार्ज। फिर कह रहा है कि आईजीएसटी, कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जहाँ पे आईजीएसटी किसको देना पड़ेगा, रेसिपिएंट्स को देना पड़ सकता है। वो भी किसके तहत,
रिवर्स चार्ज के तहत। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर की कि अनरजिस्टर्ड डीलर अगर रजिस्टर्ड डीलर को कोई सप्लाई करता है तो वहाँ पे होता है इको मतलब इकोनॉमी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो तो भी रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स देना पड़ता है। फिर हमने कुछ स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज की बात की थी जिसपे हमें रिवर्स चार्ज देना पड़ता है, जिसमें हम लोग गुड्स में कैसियो नट और ये सब पीढ़ी रैपर इन सब की बात किए थे। ओके, और अगर हम लोग और इवन कॉटन की बात किए थे। फिर अगर हम लोग बात करें कि इसकी सर्विसेज में जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एडवोकेट, ओके, स्पॉन्सर्ड और एजेंट, इन सब की बात किए थे हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, तो रिवर्स चार्ज क्लियर है, मैं दोबारा मैं नहीं उस पर जाऊंगा। टैक्स टू बी पेड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई of goods and services done by unregistered person to registered recipient. IGST to be paid by e-commerce operator। ध्यान रखिएगा, IGST कौन पे करेगा? IGST ई कॉमर्स ऑपरेटर देना पड़ेगा ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। तो जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए बनाया गया कि दे हैव टू पे IGST। ठीक है ना, ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज, कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज पे उन्हें IGST ही देना पड़ेगा, भले भी वो सप्लाई कैसी भी हो। अब देखें यहाँ पे ये कौन सी सर्विसेज हैं, इस पे हम लोग आगे जाके फोकस करेंगे, अभी नहीं। फिलहाल हमने दो लॉ के बारे में पढ़ा। पहला क्या था? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST। अभी हमने क्या पढ़ा? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ IGST। दोनों एकदम सेम है, बस फर्क क्या हुआ, इंट्रा स्टेट सप्लाई है इंटर स्टेट सप्लाई है, वहाँ 20% या 40% है, बाकी लगभग चीज़ें सेम है। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो अगला टॉपिक है कंपोजिशन स्कीम, जिसको GST लॉ में सेक्शन 10 जगह दिया गया है। इसको हम लोग सेक्शन 10 कहते हैं। अगर इनकम टैक्स में हम लोग जाते हैं सेक्शन 10 में, वहाँ एग्जेम्प्ट इनकम डिफाइन की गई है, लेकिन वहीं GST लॉ में अगर सेक्शन पढ़ते हैं सेक्शन 10, तो यहाँ कंपोजिशन स्कीम डिफाइन की गई है। तो चलिए यहाँ समझते हैं कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम आप लोगों में से किसी को पता है कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, तो बताना चाहेगा? इनकम टैक्स में भी पढ़ा था आप लोगों ने कंपोजिशन स्कीम, किसी को हल्का फुल्का याद है कंपोजिशन स्कीम क्या होती है GST में? नहीं, चलिए ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम है क्या। बेसिकली कंपोजिशन स्कीम बनाई गई है छोटे बिजनेसमैनों के लिए, जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं या ऐसे बिजनेसमैन हुए हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं। ओके, और दे नीड सम रिलैक्सेशन फ्रॉम द कंप्लायंसेस, और आप चाहते हो कि आपको कंप्लायंसेस में थोड़ा सा रिलैक्स मिले, तो इनके लिए बनाया गया कंपोजिशन स्कीम। यहाँ देखो लिखा भी है, उस चीज़ को जरा समझते हैं हम लोग। GST लॉ कंप्लायंसेस, कंप्लायंसेस मतलब होता है पेपर वर्क, जिस लाइक आपको हर महीना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, है ना, GSTR1, GSTR2, GSTR3, ये सब रिटर्न होते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर आपको एनुअल रिटर्न भी फाइल करना होगा, तो ये सब चीज़ें कंप्लायंसेस होते हैं। तो GST लॉ कंप्लायंसेस आर वेरी हाई, जाहिर सी बात है GST लॉ कंप्लायंसेस थोड़े हाई हैं, इसमें पेपर वर्क थोड़े ज़्यादा हैं, विच कैन नॉट बी कंप्लाइड बाई ए स्मॉल डीलर, जिसको स्मॉल डीलर कंप्लीट नहीं कर पाता है, या स्मॉल मैन्युफैक्चरर या स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये थोड़ा सा थोड़ा दिक्कत भरा है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए A scheme is made for the benefit of small dealer, स्मॉल डीलर के लिए, स्मॉल मैन्युफैक्चरर के लिए, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक स्कीम बनाएगी बाय रिड्यूसिंग देयर बर्डन ऑफ कंप्लायंसेस, क्या अपना कंप्लायंसेस का बर्डन कम कर सकते हो। लेस मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको इतने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करने पड़ेंगे जो एक रेगुलर डीलर को मेंटेन करने पड़ते हैं, तो आपको लेस मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, लेस नंबर ऑफ रिटर्न्स आपको फाइल करने होंगे, उतने रिटर्न्स आपको भी फाइल नहीं करने पड़ेंगे, है ना, जैसे 3-3 रिटर्न हर महीने है, तो वैसा नहीं है, आपके लिए थोड़ा सा अलग स्कीम है। तो जाहिर सी बात है, अब आप समझ गए होगे स्मॉल डीलर।
तो एक स्मॉल डीलर कहता है कि भाई मैं बिजनेस पे ध्यान दूं कि आपके रिटर्न फाइलिंग पे और कंप्लायंसेस पे ध्यान दूं। तो स्मॉल डीलर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक डिपार्टमेंट बनाए, वहाँ अकाउंटेंट रखे, सारे रिटर्न्स वो फाइल करे, उसको सैलरी दे। ओके, उतनी उतना वो कर नहीं पाएगा। तो उसको चाहिए अभी रिलैक्सेशन कि सर अभी मेरा बिजनेस छोटा है, अभी हमें थोड़ा रिलैक्स दीजिए, जैसे जैसे हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम ये भी सारी चीज़ें कर लेंगे। तो कंपोजिशन स्कीम ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कंपोजिशन स्कीम किसके लिए बनाया गया। स्मॉल डीलर, स्मॉल मैन्युफैक्चरर, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। ठीक है। और खासकर किससे बचाने के लिए, कंप्लियंसेस। जो कंप्लियंसेस हैं इनके लिए थोड़ा रिलैक्स कंप्लियंसेस हैं। तो सवाल उठता है ये जो बनाया गया सेक्शन 10 ये किन के लिए, फॉर हुम। तो यहाँ देखो दे रखा है डीलर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, रेस्टोरेंट, इन सब के लिए बनाया गया है 1.5 करोड़, यानी 1.5 करोड़ तक का अगर इनका टर्नओवर है। अगर आप डीलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, है ना, या रेस्टोरेंट हो, तो डीलर मैन्युफैक्चरर गुड्स सप्लाई कर रहे हो या रेस्टोरेंट, 1.5 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपका टर्नओवर कितने तक है, 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर के लिए ध्यान रखिएगा ज़्यादा लिमिट नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए 50 लाख लिमिट है। बाकी सबके लिए कितना है, 1.5 करोड़। तो अगर आप डीलर मैन्युफैक्चरर सप्लाई ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट अगर आप चलाते हो तो ध्यान रखिएगा 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ तक का आपका टर्नओवर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सर्विस प्रोवाइडर हो 50 लाख तक होना चाहिए, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 75 lakh in respect of the special category states except उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, where limit is 1.5 करोड़। तो ध्यान रखिएगा बाकी जो स्पेशल स्टेट कैटेगरी हमने पढ़ी थी वहाँ 75 लाख है, हाफ है इसका जस्ट। ठीक है। बस एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट को छोड़ देना, ये उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे भी लिमिट 1 करोड़ की है कंपोजिशन स्कीम की। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग कंपोजिशन स्कीम की बात कर रहे हैं। तो कंपोजिशन स्कीम सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो डीलर है, मैन्युफैक्चरर सप्लाई ऑफ गुड्स है या रेस्टोरेंट है उनके लिए लिमिट कितनी है, 1.5 करोड़। सर्विस प्रोवाइडर के लिए लिमिट कितनी है, 50 लाख तक अगर है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। ओके। बाकी 75 लाख स्पेशल स्टेट कैटेगरी में है, लेकिन दो कैटेगरी उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर को हटा देना क्योंकि इन दो स्टेट में लिमिट अभी भी कितनी है, 1.5 करोड़ ही उनके लिए सेट की गई है। हेलो। हाँ बोलिए अनु। हाँ सर, कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट वाले भी तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनका भी तो एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 बिल्कुल करोड़ ही होगा। बिल्कुल अच्छी बात कहा आपने, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर में अब रेस्टोरेंट को बस एक अलग किया गया है, इसीलिए देखो मेंशन किया रेस्टोरेंट, सिर्फ एक रेस्टोरेंट, जी। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर में आता है, बिल्कुल सही। और लेकिन रेस्टोरेंट को किस में रखा गया है, रेस्टोरेंट को 1.5 करोड़ का लिमिट दिया गया है। बाकी जितने भी सर्विस प्रोवाइडर, रेस्टोरेंट छोड़ करके बाकी जितने भी सर्विस प्रोवाइडर सबके लिए 50 लाख की लिमिट है। जैसे डॉक्टर हो गए, अकाउंटेंट हो गए, इन लोग के लिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए। ठीक है ना सर। तो ओके सर। बाकी आप मान लीजिए सपोज करो आप रेलवे रिजर्वेशन करते हो या कोई रिपेयरिंग सर्विसेज करते हो या कुछ भी करते हो इस तरह की चीज़ें, मान लो तुम्हारा लैपटॉप रिपेयर की शॉप है ना, तो ये सब सर्विस प्रोवाइडर जितने भी हैं, ठीक, आपके लिए 50 लाख की लिमिट है। आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। कंपोजिशन स्कीम लेने पे होता क्या है, आपके ऊपर लेस मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड लेस नंबर ऑफ रिटर्न्स की फैसिलिटीज होती है। ठीक है, जो रेगुलर डीलर से छोटी है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स क्या होता है। आई थिंक एग्रीगेट टर्नओवर मीनिंग हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑल टैक्सेबल सप्लाई होती है इसमें, रिवर्स चार्ज छोड़ देना। अब तो रिवर्स चार्ज पढ़ चुके हो इसलिए मैं इसको बता सकता हूँ। रिवर्स चार्ज को हम लोग सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई में नहीं शामिल करते, क्योंकि रिवर्स चार्ज तो हम लोग बेच नहीं रहे, वो तो खरीद रहे हैं ना, परचेजिंग। ऑल टैक्सेबल सप्लाई जो हमने की है या एग्जाम सप्लाई अगर हमने की रखी है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, या इंटर स्टेट सप्लाई कर रखी है, चार चीज़ें, चारों पॉइंट्स को ऐड कर लो, आपका एग्रीगेट टर्नओवर आ जाता है। तो वही एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहा हूँ, 1.5 करोड़ तक होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसको समझा रहे हैं ये। मिस्टर पी इज हैविंग टू बिजनेस,
मान लीजिए मिस्टर पी के पास दो बिजनेस है, ठीक है ना, बिजनेस ए एंड बिजनेस बी। इफ द टर्नओवर ऑफ बिजनेस ए इज 40 lakh and business B is 50 lakh, then he can opt for composition scheme as the aggregate turnover having the same PAN is 90 lakh. However, if the turnover of the business A is 120 lakh and business B is 50 lakh, then he cannot opt the composition scheme क्योंकि 120 एंड 50 170 हो जाएगा, तो 1.5 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको। बिजनेस ए का 40 और 50 था, तो दोनों मिला के बिजनेस ए बी का मिला के एग्रीगेट टर्नओवर 90 लाख हो रहा था। तो आपको पता है 1.5 करोड़ तक की लिमिट है। लेकिन सेकेंड वाले केस में जब 120 इन 120 लाख हो गया 50 लाख, देन ये 1.5 करोड़ क्रॉस कर जा रही है, देन ही कैन नॉट ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम। अब बहुत ही ध्यान देने वाली बात, हाँ गुड मॉर्निंग गौरव। ओके अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। कौन से ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम नहीं ऑप्ट कर सकते हैं? हु मेक्स एन एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ आउटवर्ड गुड्स है, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, दूसरे स्टेट में अगर गुड्स बेचते हो, दूसरे स्टेट से खरीद के लाओ, उसके लिए टेंशन नहीं है। टेंशन ये कहते हैं कि अगर दूसरे स्टेट में बेचेंगे तो आप कंपोजिशन स्कीम पे नहीं ले सकते, क्योंकि आप दूसरे स्टेट्स में बेच रहे हो, इसका मतलब आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, और बड़ा बिजनेस है तो ठीक है, अब आप कंप्लायंसेस पूरा करो, आपको कंपोजिशन स्कीम की क्या ज़रूरत। इनका कहने का ये मतलब है, तात्पर्य। तो वो मेक्स एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई की बात नहीं कर रहा है। इनवर्ड सप्लाई आप कर सकते हो, आप सूरत से माल लेके आ रहे हो यूपी में, अपना बेचो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन हम दूसरे स्टेट में बेचेंगे नहीं, कि आउटवर्ड सप्लाई अपने स्टेट में ही होनी चाहिए। वो मेक्स एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, वो एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। हु मेक सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर तुम कोई भी सप्लाई किसके थ्रू कर रहे हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे तुम अपना सामान अमेजन के थ्रू बेचते हो, तुम अपना सामान फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचते हो, ऐसे बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं। जैसे एक बहुत अच्छा ऐड देखते हो, तुम मिराज पराठा होता है ना, आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो या इससे ऑर्डर कर सकते हो, आता है ना ऐड। तो वो क्या है, वो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से अगर बेच रहा है, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर की हेल्प ले रहा है, तो सर जी उसको तो भैया ये कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। चौधरी वाला कल को अगर कहता है कि मेरे को अमेजन से अपना मिठाई बेचना है, फ्लिपकार्ट से अपना मिठाई मैं बेचूंगा, तो ठीक है बेचे, उसको कंपोजिशन स्कीम में, वैसे भी खैर उसका टर्नओवर तो 1.5 करोड़ से ऊपर होगा, छोड़ो। वो मेक्स एनी सप्लाई of goods through an e-commerce operator who is required to collect tax at source under section 56। तो इसके लिए सेक्शन भी बताया गया है, ठीक है। जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना, वो जो भी कलेक्ट करता है टैक्स एट सोर्स, ठीक है ना, टीसीएस बोलते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 16। कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टीसीएस कलेक्ट करता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, है ना, वो ऐसा, अगर आप ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना सामान बेच रहे हो, तो ऐसे उस केस में आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। तो बी पॉइंट भी सबको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब सी पॉइंट, और किसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती? Who is a manufacturer of such goods as may be notified by the recommendation of the council, just like ice cream manufacturer, अदर एडिबल आइस आप अगर बना रहे हो, खाने वाला जो भी आइस से रिलेटेड चीज़ है, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, भले उसके अंदर चॉकलेट पाउडर या दैट मीन्स कोकोआ पड़ा हो या ना पड़ा हो, चॉकलेट से रिलेटेड चीज़ें। पान मसाला मैन्युफैक्चरर, टबैको मैन्युफैक्चरर, या टबैको सब्सटीट्यूट्स बनाते हो तुम, अगर आप इन सब चीज़ों के मैन्युफैक्चरर हो ना, अगर आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर हो, सपोज करो वाडीलाल आप ही की कंपनी है, या अमूल आप ही की कंपनी है, या जैसे भी, तो जाहिर सी बात है आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकता, ठीक है। आप अगर पान मसाला कंपनी हो, है ना, तब भी आपको ये, मतलब ये सब प्रोड्यूस अगर कर रहे हो, ये सब मैन्युफैक्चरर हो, 1.5 करोड़ के नीचे भी हो, तब भी आप ये स्कीम्स नहीं, कंपोजिशन स्कीम आपके लिए है ही नहीं, इन सब मैन्युफैक्चरर्स के लिए नहीं है, बिल्कुल। सर आइसक्रीम पे क्यों है ये? नहीं। आइसक्रीम मतलब
आइसक्रीम पे क्यों कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते? अब आइसक्रीम मैन्युफैक्चर पे क्यों नहीं ले सकते, इसका कुछ ना कुछ रीजन इन्होंने बनाया होगा। मेरे को उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, सही से बताऊं तो। आइसक्रीम मेरे ख्याल से आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी होती है, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम बड़े स्केल पे ही होती है, और इसीलिए इन्होंने इसको क्या कर रखा है, इन्होंने कंपोजिशन स्कीम से बाहर कर रखा है इन्होंने। दूसरा नंबर, आइसक्रीम आपको पता है कि आइसक्रीम में सीजनल थोड़ा है ना। हम्म। सीजनल इन द सेंस, अगर हम यूपी यूपी की बात करें तो ठंडी में बहुत कम ही लोग होते हैं जो आइसक्रीम कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए इन्होंने ना इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने कहा भैया आइसक्रीम अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो देन आपको कंपोजिशन स्कीम हम नहीं देख सकते, आप रेगुलर स्कीम में रहिए, आप हर महीने हमें अपना हिसाब दीजिए, ठीक है, वरना इनका इनबैलेंस रहता रहेगा ना। ये इनको इनसे मतलब हर महीने का हिसाब चाहती है गवर्नमेंट, आप हर महीने अपना हिसाब दो, ठीक। हेलो अनीशा, हाँ हाँ, समझ गई। पता है मेरा रिप्लाई इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं था, इतना समझने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी कोशिश कर देखो। फिलहाल इतना तो क्लियर आपको रखना ही आपके दिमाग में, या आइसक्रीम मैन्युफैक्चर हो गए, या वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, टबैको, ये लोग को जगह नहीं दी गई है, कंपोजिशन स्कीम में जगह नहीं दी गई है। बाकी इसको थोड़ा सा और अगर अपने ओके सर। डिटेल्स में अगर जानना चाहते हो तो थोड़ा सा आप गूगल करना, लिखना जरूर कि वाई आइसक्रीम मैन्युफैक्चर इज नॉट कवर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। अगर ये क्वेश्चन अगर लिखोगे तो गूगल जरूर कुछ ना कुछ जवाब देगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को आइसक्रीम बहुत पसंद है, ठीक है। सर हाँ बोलिए सर, बोलिए सुशील जी। चलिए साइलेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल। अगर आप कोई ऐसा गुड्स बेचते हो जिसपे जीएसटी लगती ही नहीं है, नॉन टैक्सेबल गुड्स है वो, ऐसी सब चीज़ की सप्लाई करो। जैसे वेजिटेबल मान लो बेच रहे हो, अरे दादा जब वेजिटेबल बेच रहे हो तो तुम्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना है, तुम्हारे लिए क्या कंपोजिशन स्कीम का आएगा, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जीएसटी लगती ही नहीं है, और अगर जीएसटी लगती ही नहीं है तो वो नॉन टैक्सेबल गुड्स है। नॉन टैक्सेबल गुड्स की अगर सप्लाई कर रहे सर हो जैसे तो वो फूड वाले होते हैं, फूड ट्रक वाले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग को किसकी ज़रूरत नहीं है, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं तो आप ही के लिए कंपोजिशन स्कीम भी नहीं है आपके लिए। नाउ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है ना, अदर देन रेस्टोरेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज, इसको छोड़ करके रेस्टोरेंट सर्विसेज को ले, आपकी टर्नओवर 50 लाख से जहां ऊपर गई, रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ दो, बाकी कोई भी सर्विस अगर प्रोवाइड करो 50 लाख से जैसे ही आपका क्रॉस किया, अगेन आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे, कंपोजिशन स्कीम आप नहीं ले सकते। तो ए बी सी डी ई यानी 5 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देना है, जिनको मतलब दे आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। क्लियर हो गया। रेट्स ऑफ टैक्सेस अंडर द कंपोजिशन स्कीम, अब कंपोजिशन स्कीम बनाई गई है तो इनका टैक्स का रेट भी अलग है। यानी जो हम लोग ने टैक्स का रेट पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा था 0.25%। तो बताएगा 0.25 किस पे लगता है? गोल्ड पे था ना रफ सर? रफ डायमंड पे सर। बिल्कुल सही, रफ डायमंड के ऊपर है ना, रॉ डायमंड। अब देखें यहाँ पे यस सर। 3% किस पे लगता है, गोल्ड एंड ज्वेलरी पे। 5% किस पे लगता है, जो सर क्लॉथ एंड फूड्स नेसेसरी। पे। हाँ, तो मतलब कि ये सब हो गया, ब्रांडेड आटा वाटा हो गया, जी। अनाज अनाज हो गया। अब देखें यहाँ पे, फिर इसके बाद 12% है, फिर इसके बाद 18% है, फिर इसके बाद 28% है। तो ये जो है ना, ये रेगुलर डीलर्स के लिए। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आते हो तो आपके लिए टैक्सेस के रेट्स नहीं है। आप जब बेचोगे, आप मान लीजिए आप कंपोजिशन स्कीम में आते हो, कंपोजिट डीलर हो, तो आपको इन रेट्स का ख्याल ही नहीं रखना है, आपके लिए रेट्स अलग से डिफाइन किए गए हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या डीलर हो, ठीक है,
तो रेट ऑफ CGST एंड SGST कितना होगा, ठीक है। तो उस केस में देखो दे रखा है क्या, तो उसके केस में आप कोई भी चीज़ के डीलर हो, कोई भी चीज़ के मैन्युफैक्चरर हो, देन 0.5 यानी कि 1% आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जितना भी अब सॉल्व पे कैसे देना होता है, हम लोग को जितना भी हमने सेल किया, मान लो मैं डीलर हूँ, मैं मान लो स्टेशनरी की शॉप है मेरी, है ना। तो स्टेशनरी की शॉप पे मैंने इस महीने सपोज करो 1 लाख का माल बेचा, तो 1 लाख का अगर मैंने इस महीने माल बेचा तो 1 लाख के ऊपर 1% मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो 1 लाख के ऊपर 1% कितना होता है, 1 लाख का 1% 1,000 रुपया होता है, कितना होता है। हेलो, अरे आप ही लोग से पूछ रहा हूँ। 1,000 होता है सर। 1,000 ना, मुझे 1,000 एक हजार ही है। 10,000 सर। देखो एक लाख का 10% सर। 1% 1%, 1%। 1,000 ही होता है, ठीक है। तो 1,000 रुपये यस सर, यस सर, 1,000 होगा। 500 CGST 500 SGST मेरे को गवर्नमेंट को दे करके किनारे हो जाना है, ठीक है। मुझे गवर्नमेंट को एक एक इनवाइस सर पे, एक क्वेश्चन था, हाँ बोलिए सर, सर पूछिए। रेस्टोरेंट और होटल का अलग अलग रेट होता है GST? देखो आप बिल्कुल सही है, रेस्टोरेंट का अलग है, होटल अलग है। होटल में क्या होता है, रूम की सर्विसेज मिलती है ना, तो वो तो 18% में आ गई। लेकिन रेस्टोरेंट जहाँ फूड प्रोवाइड सर किया इसमें जाता रूम और खाना फूड दोनों मिलता है। है, देखो हाँ तो 18% ही लगेगा। बहुत सही बहुत सही, कम लेकिन वो जो जॉइंट वाला होता है। ज्वाइंट वाला दैट इज कंपोजिट सप्लाई, हम्म, हाँ कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई में याद है ना किस पे GST लगती है, प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, होटल स्टे है, ना कि फूड, ये सर। समझ गए। तो तुम अगर ध्यान से अगर उस पर जी सर। सोचोगे तो तुम्हें खुद उसके सवाल का जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा कि तुमने ऑलरेडी पीछे कंसेप्ट पढ़ रखा है, ठीक। अब देखें यहाँ पे, सप्लायर ऑफ फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट मीन्स रेस्टोरेंट। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है सीधे सीधे यहाँ लिख दिया जाता है रेस्टोरेंट। अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस चला रहे हैं तो सीधा सीधा आपको CGST SGST कितना देना है, 2.5% है, दैट मीन्स 5% टैक्स है। और आपको मैं बता दूं, एक रेस्टोरेंट ही एक ऐसा बिजनेस है जिस अगर रेगुलर डीलर हो या कंपोजिशन स्कीम में हो, दोनों ही केसेस में आपका टैक्स रेट कितना है, 5% है। बस फर्क क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम हो में अगर ले रखे हो तो आपको ITC नहीं मिलेगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो ITC आपको नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर आप रेगुलर डीलर हो देन ITC आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सर्विस डीलर की बात करें। अगर आप सर्विस डीलर हो, 50 लाख से नीचे का टर्नओवर है आपका, तो आपको कितना परसेंट टैक्स देना है, 6%। 3% SGST, 3% SCGST, यानी जितना भी टर्नओवर होगा उसके ऊपर आपको 6% टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैंने करीबन इस महीने 1 लाख की सर्विस दी है, 1 लाख की सर्विस के ऊपर 6%, यानी कि मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, 6,000 रुपये टैक्स मुझे देना पड़ेगा। 3,000 रुपये CGST, 3,000 रुपये SGST। बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स को कितना परसेंट टैक्स देना होता है सबको पता है, 18% रेगुलर डीलर्स को। बस उन्हें क्या होता है, उन्हें ITC मिलेगी, आपको ITC नहीं मिलेगी। तो अगर कंपोजिशन स्कीम लेते हो तो सिर्फ फायदे ही नहीं है, ठीक है, आपको लेस मेंटेनेंस ऑफ बुक्स है, लेस रेट, टैक्सेस के रेट भी अलग ही हैं आपका, है ना। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो ड्रॉबैक्स भी आगे पढ़ेंगे। ड्रॉबैक में पहला ड्रॉबैक आपको दिख ही रहा होगा, ITC नहीं मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग पढ़ते हैं ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो ITC हमारी मिस हो जाएगी हमसे, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी का भी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं GST में अंडर द कंपोजिशन स्कीम, तो बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि उसे ITC लेनी है कि नहीं लेनी है, उसे खुद डिसाइड करने में। बाकी तुम हेल्प कर सकते हो कि ITC में उसे फ़ायदा है कि नहीं। अगर ITC लेने से उसे फ़ायदा हो रहा है देन वो रेगुलर डीलर में रहे, और अगर ITC में उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं है बल्कि कंपोजिशन में उसे कम टैक्स देना पड़ेगा, देन वो ही कैन ऑप्ट द कंपोजिशन स्कीम। बाकी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं,
एग्जाम्पल स्टडी किया जाए, ये कुछ क्वेश्चन है। ये टैक्सेस के रेट सबको क्लियर हो गए ना? यस सर। यस सर। ये जो मैंने बताया था, ये किसके लिए? रेगुलर डीलर के लिए। रेगुलर देखिए सर। हम्म, ठीक है। तो मैं हल्का से यहाँ पे डीलर्स भी बता दे रहा हूँ। जीएसटी में जो डीलर है, ठीक है ना, कई लोग को डीलर नहीं समझ में आ रहा होगा। तो डीलर जो होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं क्या, अनरजिस्टर्ड डीलर। ठीक है, अनरजिस्टर्ड डीलर मतलब अगर आपका 40 लाख से नीचे है ना टर्नओवर, लेस देन 40 लाख है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1,40,00,000 से नीचे, 40 लाख से नीचे, देन आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक होता है क्या, डीलर होता है। अब ये रजिस्टर्ड डीलर कौन होता है? रजिस्टर्ड डीलर जो जाहिर सी बात है, इसका 40 लाख ऊपर से जाता है, उसी को हम लोग रजिस्टर्ड डीलर कहते हैं। तो दो ही होते हैं, सॉरी, एक रजिस्टर्ड होता है, एक अनरजिस्टर्ड होता है। अब रजिस्टर्ड डीलर भी 2 तरह के होते हैं। पहला, कंपोजिशन, कंपोजिट डीलर। जो कंपोजिशन स्कीम ले लिया उसको कंपोजिट डीलर बोलिए, और जिसने कंपोजिशन स्कीम नहीं लिया उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर डीलर। ठीक है ना। कंपोजिशन के लिए ज़रूरी है कि उसका जो टर्नओवर हो वो कितने से कम हो, 1.5 करोड़ या फिर 50 लाख। अब 50 लाख किस केस में आपको पता है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ। सर्विसेज के केस में लेस देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ना, अप टू होता है ना, इसलिए। अच्छा, इक्वल नहीं लगा सकते हैं, इसके बाद तो लगा सकते हैं ना, इसमें भी यही चीज़ हो गया। अब रेगुलर डीलर किसे कहते हैं? रेगुलर डीलर जाहिर सी बात है जिसका टर्नओवर अब क्या है, 40 लाख से अबव है या फिर 1.5 करोड़ से अबव है, तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके पास तो यही है कि रेगुलर डीलर का ही ऑप्शन है, वो एक ही। अगर मान लीजिए किसी का टर्नओवर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपका टर्नओवर, आपके बिजनेस का टर्नओवर 25 लाख है सपोज, एग्रीगेट टर्नओवर, बताइए आपके पास कितने ऑप्शन है? मैं आपको बता दूं, आपके पास 3 ऑप्शन है। सर तीनों ऑप्शन है। बिल्कुल सही। यस सर। आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन मत लो, ठीक है ना, 40 लाख से नीचे मत लो रजिस्ट्रेशन। दूसरा नंबर, आप रजिस्ट्रेशन ले भी सकते हो वॉलेंट्री अपनी इच्छा से, और ले सकते हो कंपोजिट डीलर, और हो सकता है कि आप सीधे रेगुलर डीलर ही ले लो। ऐसा थोड़ी ना कहीं लिखा है कि रेगुलर डीलर तभी होगा जब 1.5 करोड़ से ऊपर ही होगा। आप 40 लाख क्रॉस की आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, दोनों में से किसी भी ऑप्शन में। अगर आप 40 लाख से कम भी हो तो आप अपनी इच्छा से चाहो तो ले सकते हो रजिस्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं, अगर आपका अगर टर्नओवर, आईटीसी लेनी है तो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब बताओ, अगर आपका 45 लाख का टर्नओवर है, अब आपके बताइए आपके पास कितने स्कीम है, कितने ऑप्शन है? सर दोनों हैं, दो, कंपोजिशन और रेगुलर। बिल्कुल सही, कंपोजिट डीलर और रेगुलर डीलर किसी में भी आप ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ, आप अनरजिस्टर्ड नहीं रह सकते। अब अगर बताइए, अगर आपका टर्नओवर है 1.2 करोड़, 1.7 करोड़, अब बताइए आपके पास कितना ऑप्शन है? बस एक एक ही ऑप्शन है सर, रेगुलर डीलर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अब डिस्कनेक्ट हो रहा है, अब हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, हम लोग का डिस्कनेक्ट होने वाला है।